हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ बिया। आज हम आपके लिए लेक्चर लाए हैं। किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हिसार इसके मास और वेलोसिटी पर होता है। मोमेंटम क्या है? मास ज़रा वेलोसिटी। एक सिस्टम का कई अजसाम का मजमुआ होता है जिसकी हदूद वाज़ेह होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले अजसाम का ऐसा मजमुआ होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। यानी कि दो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि बाहर वाली कोई हवा वगैरह उस पर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, कोई बैरूनी फोर्स उस पर अमल नहीं कर रही। अगर किसी सिस्टम पर कोई गैर मतवाज़ी या नेट फोर्स अमल ना करे तो मुसावात 3.14 के मुताबिक इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? जब बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बग़ैर तब्दीली के कायम रहता है। यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है। आपस में टकराने वाले दो अजसाम या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम यानी उसको आपने बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है, कोई उस पर फोर्स, कोई इर्द गिर्द की रगड़ शगड़ कोई अमल नहीं करी, आइसोलेट किया हुआ है, अलहदा रखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। उसमें जो है मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लफ्ज़ लिखेंगे तो तब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट रहेगा, वरना नहीं। अब मिसाल लेते हैं कि हवा से भरे हुए गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारा और उसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से पहले ये सिस्टम रेस्ट में था। आपने गुब्बारे में हवा भरी और आपने अभी छोड़ा नहीं है, वो रेस्ट पे हो, इसलिए इसका इब्तिदाई मोमेंटम क्या होगा? सिफर होगा। जैसे गुब्बारे को छोड़ेंगे तो इसमें से जो खारिज होने वाली हवा है वो अपनी वेलोसिटी के बाइस मोमेंटम हासिल करेगी। कभी छोड़ा गुब्बारे को तो वो थोड़ा सा आगे घूमेगा। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालिफ सिंध में हरकत करता है, यानी कि हवा बाहर की तरफ निकलती है और गुब्बारा आगे की तरफ हरकत करता है। अब एक और मिसाल है, दो गेंदों की मिसाल है, M1 और M2। क्या है? M1 और M2। यहाँ पर देखें, दो गोलियाँ हैं। ये टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी यानी ये किससे मूव करती है? U1, और इसकी वेलोसिटी है U2। वैसे हम V से जाहिर करते हैं लेकिन यहाँ उन्होंने U1 और U2 की बात की है, ठीक है। जैसे ये गेंदें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, M1 मास की गेंद M2 की मास की गेंद के करीब होती जा रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाएगी तो फिर क्या होगा? उसका इब्तिदाई मोमेंटम M1 का जो है M1 U1, M2 का क्या होगा? M2 U2। ये इब्तिदाई है, टकराने से पहले। इन दोनों का कुल मोमेंटम क्या होगा? इन दोनों का सम। कुछ देर बाद M1 वाली गेंद किसी फोर्स के साथ मास M2 वाली गेंद से टकराएगी। M1 की गेंद M2 से टकराएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक बंदूक और गोली के सिस्टम पर गौर करें। हमने ये एग्जांपल आपको स्टार्ट करवाई थी। बंदूक चलाने से पहले बंदूक और गोली दोनों रेस्ट में है, इसलिए सिस्टम का कुल इब्तिदाई मोमेंटम क्या होगा? सिफर है। जैसे बंदूक से गोली फायर होगी, गोली तेज़ी के साथ बाहर निकलेगी। इस तरह ये कुछ मोमेंटम हासिल कर लेती है। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए बंदूक झटके से पीछे की तरफ हरकत करती है, यानी कि गोली आगे जाती है और बंदूक के पीछे की तरफ। मोमेंटम की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक फायर के बाद बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम सिफर होगा। फर्ज करें कि गोली का मास m है और फायर के वक्त इसकी वेलोसिटी v है, जबकि बंदूक का मास बड़ा M है। यहाँ गोली को हमने स्मॉल m से जाहिर किया और इसको कैपिटल M से, और इसकी वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी ये पीछे की तरफ जाती है वो भी कैपिटल V है, उसका स्मॉल v, उसका कैपिटल V। इसलिए फायर के बाद बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम क्या होगा? सिफर होगा। बंदूक चलाने के बाद गोली और बंदूक का कुल मोमेंटम क्या है? यानी कि ये बंदूक और गोली दोनों का मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक चलाने से पहले और चलाने के बाद इन दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए। यानी कि m, अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 के बराबर, यानी कि उसका मोमेंटम जमा उसका मोमेंटम, ये हो जाएगा 0। फिर उसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो -mv, तो कैपिटल V बराबर है स्मॉल m बटा कैपिटल M ज़रा v। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक पीछे की तरफ। माइनस साइन हमें ये बताता है बंदूक की वेलोसिटी जाहिर हो रही है यहाँ से v से, कैपिटल V। यानी अगर आपने बंदूक की वेलोसिटी मालूम करनी हो तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो आपको बंदूक की वेलोसिटी पता चलेगी। मंफी अलामत ये जाहिर करता है कि बंदूक की वेलोसिटी की सिम गोली की वेलोसिटी की सिम के मुखालिफ है, यानी बंदूक पीछे की तरफ जाती है, जिसे कहते हैं रिकॉइल करना। क्या कहते हैं? क्योंकि बंदूक का मास गोली के मास के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। बंदूक भारी होती है ना,
इसलिए बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी गोली के वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होती है, क्योंकि अगर बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी ज़्यादा हो तो आपका कंधा ही बाहर निकल जाए, गोली तो इतनी देर से जाती है। रॉकेट और जेट इंजन भी इसी असूल पर काम करते हैं। इन मशीनों में ईंधन के जलने से जो गर्म गैसेस पैदा होती है वो बेइंतहा मोमेंटम से बाहर निकलती है। मशीन इसके मुसावी मगर मुखालिफ सिमत में मोमेंटम हासिल करती है जो इन्हें बहुत तेज़ स्पीड से मोशन के काबिल बनाता है। रॉकेट भी इसी तरह मूव करता है, गैसें बाहर निकलती हैं और रॉकेट आगे की तरफ जाता है। जी अब एक मिसाल देख लेते हैं। 20 ग्राम मास की गोली है, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करें डिवाइड बाई 1000, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और बंदूक का मास जो है M5 किलोग्राम है। इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उसके कानून के मुताबिक, वैसे तो हमने यहाँ पे फार्मूला भी निकाला हुआ था, अगर आप इसी फार्मूले में पुट कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह करें फिर उसको वहाँ लेके जाएं और सारा यूँ करके एंड पे v की वैल्यू निकालें। या तो आप ये फार्मूला ले लें, v = -m/M ज़रा स्मॉल v, तो उसमें आप डालें तो तब भी यही आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट सारा प्रोसेस करें उसके बाद लेके आएँ तो 0.4 और माइनस के साथ, माइनस का साइन ये बताता है, नीचे आपने लिखना है कि माइनस का साइन क्या बता रहा है कि बंदूक पीछे की तरफ रिकॉइल कर रही है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होते हैं, रगड़। फ़र्ज़ करें एक डोरी के सिरे पर बांधा गया जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर दायरे में हरकत कर रहा है। कभी आपने गुब्बारा बांधा और गुब्बारे को धागे के साथ यूँ घुमाया हो, पानी वाला गुब्बारा, ठीक है। इनर्शिया की वजह से एक जिस्म में सीधे रास्ते पर हरकत करने का रुझान पाया जाता है। फिर जिस्म दायरे में क्यों हरकत करता है? भाई आपने डोरी के साथ आपने एक कोई चीज़ बांध दिया और उससे क्या कर रहे हैं, वो इनर्शिया रखते हैं, वो चाहता है कि मैं आगे सीधा ही मूव करूं, लेकिन वो आप उसे मुसलसल सेंटर में मूव करने की कोशिश करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, गोल गोल यूँ घूमेगी, गोल गोल घूमेगी। तो वो कहते हैं आखिर दायरे में क्यों हरकत करते हैं? डोरी से जिस्म बांधा गया है, जिस्म को मुस्तकिल दायरे के मरकज़ की तरफ खींचती है। ये देखेंगे डोरी जो है वो क्या करेगी, ये जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उधर जाऊँ, सीधा जाऊँ, लेकिन वो क्या है, मुसलसल एक फोर्स उसे सेंटर की तरफ मूव करवाती है। डोरी जिस्म को इसकी मोशन की सिमत या अमूदी सिमत में खींचती है, जैसा कि शक्ल 3.26 में दिखाया गया है, यानी कि वो उसको उस तरफ दूसरी तरफ मूव करवाने की कोशिश करती है, इस तरफ जाने की, लेकिन फिर यह सेंटर की तरफ मूव करता है। अच्छा जी, जिस्म को खींचने वाली इस फोर्स की सिमत हमेशा दायरे के मरकज़ की जानिब होती है, इसलिए इसकी सिमत हर लम्हा तब्दील हो रही है। देखो हर लम्हा वो क्या है, सेंटर की तरफ ही जा रहा है, हर लम्हा वो कोशिश करता है मैं निकलूँ इस सेंटर से, लेकिन एक फ़ोर्स उसे अंदर की तरफ घुमाती है। जैसे मौत के कुएं में साइकिल चलाई जाती है, वो भी ऐसे ही चलता है, ज़रा वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो वो निकल जाएगा वरना उस दायरे से। इसलिए इसकी सिमत हर लम्हा तो दायरे के मरकज़ की जानिब अमल करने वाली इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? सेंटीपिटल फोर्स। ये जिस्म को दायरे में घुमाती है। सेंटीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की सिमत के अमूदन अमल करती है। सेंटीपिटल फोर्स वो फोर्स है, ये डेफिनेशन आ गई, जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है, ठीक है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। अब शक्ल 3.27 में दायरे में हरकत करने वाली एक डोरी के सिरे पर बांधा गया एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया गया। डोरी में मौजूद टेंशन ज़रूरी सेंटीपिटल फोर्स फराहम करती है। देखिए डोरी में टेंशन है, तनाव है ना, जो क्या करता है, इसको दायरे में रहने में मजबूर करता है। ये पत्थर के टुकड़े की दायरे में मोशन को कायम रखता है। अगर डोरी मजबूत ना हो तो सेंटीमीटर फोर्स फराहम करने के लिए ज़रूरी टेंशन मुहैया नहीं कर सकेगी और टूट जाएगी और पत्थर का टुकड़ा आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। वो दायरे के साथ टेंजेंट बनाता हुआ दूर चला जाएगा, दायरे के साथ एक टेंजेंट बनाता हो, यानी कि एक लाइन से फासला बनाता हो, वो चला जाएगा, दूर गिरेगा। इसी तरह चांद ज़मीन के गिर्द जो गर्दिश कर रहा है, इससे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूरी सेंटीमीटर फोर्स मुहैया करती है। चांद जो ज़मीन के गिर्द कशिश कर रहा है, दायरे में घूम रहा है, वो ज़मीन उसको ग्रेविटी की वजह से एक दायरे में सेंटीमीटर फोर्स फराहम कर रही है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मास m का एक जिस्म का रेडियस r है, दायरे में यूनिफॉर्म स्पीड v से हरकत कर रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स c क्या जाहिर कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स का पैदा करदा एक्सेलेरेशन ac हस्बे ज़ैन है। ac क्या है, v²/r, ये क्या जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r।
और न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma। जहाँ F लिखा है वहाँ C कर लें, A लिखा है वहाँ C कर लें। क्यों? क्योंकि ये सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएंगे। M के साथ तो नहीं, मास तो नहीं चेंज हो रहा ना, ठीक है। तो FC इज इक्वल टू M, और A की वैल्यू अभी हमने निकाली है v²/r। A की जगह आप क्या पुट कर दें, v²/r। तो ये आ जाएगा आपका फार्मूला FC इज इक्वल टू mv²/r। तो ये से जाहिर है कि दायरे में हरकत करने के लिए किसी जिस्म को जिस सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत है वो वेलोसिटी के मुरब्बा यानी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डोरी सेंटीफिगल फोर्स पढ़ें, वो थी सेंटीपिटल, यह है सेंटीफिगर। डोरी के सिरे पर बांधा गया पत्थर का एक टुकड़ा दायरे में हरकत कर रहा है, जैसा कि शक्ल 3.28 में दिखाया गया है। दायरे में मूव कर रहा है। अब क्या ज़रूरी सेंटीपिटल फोर्स डोरी के ज़रिए अमल करती है। सेंटीपिटल फोर्स डोरी के ज़रिए अमल करती है, डोरी में टेंशन होता है इस वजह से, और पत्थर के टुकड़े को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है। न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक सेंटीपिटल फोर्स का रिएक्शन भी होगा, यानी सेंटीपिटल फोर्स एक एक्शन है तो उसका एक रिएक्शन में फोर्स भी होगी, जिसे क्या कहेंगे, जो उसके मुखालिफ सिर्फ में अमल करेगी, उसको हम कहेंगे सेंटीफिगल फोर्स, जो कि क्या है, ये सेंटीपिटल एक्शन के डोरी पर बाहर की तरफ अमल करता है। देखिए सेंटीपिटल फोर्स इस तरफ अमल कर रही है और सेंटीफिगल फोर्स उसके ऑपोजिट सेंटर से मूव कर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमने कहा था न्यूटन का हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगी जो कि मुखालिफ सिद्ध में होगी। सेंटीपिटल फोर्स उसे दायरे में मजबूर करती है और ये उसे क्या करती है, उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं 100 ग्राम मास के एक पत्थर के टुकड़े को 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से पत्थर का ये टुकड़ा 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से दायरे में हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन मालूम करें। मास है 100 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करें, यानी 1000 से डिवाइड करें। वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। और टेंशन किसके बराबर है, सेंटीपिटल फोर्स के। तो FC इज इक्वल टू mv²r, और टेंशन क्या होगा, वही फोर्स और टेंशन आपस में बराबर है, इनकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो वो टेंशन आ जाएगी। तो डोरी में टेंशन 2.5 मीटर है। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब जैसे सड़क गोल दायरा आता है, जैसे कि चौक आता है, चौक से सड़क वो गाड़ी कैसे मुड़ती है, ये देखिए, जब वो गिरती क्यों नहीं है, जब वो गाड़ी ऐसे यूँ करती है ना, कई ऐसे टर्न आते हैं, उस टर्न से गाड़ी गिर क्यों नहीं जाती, पहिए उसके जो घूमते हैं। तो ये हम बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब एक कार किसी दायरा नुमा रास्ते पर मुड़ती है तो इसे सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। टायरों और सड़क के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन रगड़ की कुव्वत कहते हैं, ठीक है, ज़रूरी सेंटीपिटल फोर्स फराहम करती है। अगर टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नाकाफ़ी हो, फिसलन हो, जैसे बारिश में लोग आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं ना, तो ख़ुसूसन गीली सड़क पर तो कार रोड पर फिसल सकती है, और ये मसला दायरा नुमा सड़क की बैंकिंग के ज़रिए हासिल किया जाता है। बैंकिंग का मतलब यह है कि सड़क के बैरूनी किनारों को ऊंचा रखना। सड़क इस तरह बनाई जाती है कि जो बाहर वाले किनारे हैं उनको थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। शक्ल में बैंकिंग की वजह से गाड़ी पर अमल करने वाली सड़क के नॉर्मल एक्शन का उफ़क़ी कंपोनेंट गाड़ी को मोड़ने के दौरान ज़रूरी सेंटीपिटल फोर्स फराहम करता है। उफ़क़ी ये वाला, ठीक है, देखिए ना, एक रिएक्शन है और इसका वेट इस तरफ है, और ये जो है उसको सड़क के दायरे में मूव करवा रही है। इस तरह सड़क की बैंकिंग गाड़ी को फिसलने से रोकती है और गाड़ी चलाने को महफूज बनाती है। वॉशिंग मशीन, ड्रायर। अब वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूमने वाली टोकरियों पर मुश्तमिल होता है। ड्रायर क्या होता है, जिसमें कपड़े क्या सूखते हैं। ये टोकरियाँ सिलेंडर की शक्ल होती हैं, सिलेंडर की तरह बना होता है। इसकी दीवारों में बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं। क्या होते हैं, सुराख होता है। इसके अंदर गीले कपड़े रखकर सिलेंडर की शक्ल के रोटर का ढक्कन बांध किया जाता है। ऊपर से ढक्कन बांध कर जब ये तेज़ स्पीड से घूमता है तो सेंटीफिगल फोर्स की वजह से गीले कपड़ों का पानी सुराखों से बाहर निकल आता है। सेंटीपिटल फोर्स उसे दायरे में घुमा रही है और सेंटीफिगल फोर्स क्या है, उसका पानी निचोड़ के बाहर निकाल रही है, ठीक है, वो सुराखों से निकल आएगा। अब क्रीम सेपरेटर, आपने दूध से क्रीम निकालते हुए बाज़ार में बिकती हुई देखी होगी। दूध जब आता है ना, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकल के फिर हमारे घर तक पहुंचती हैं, तो उसे कहते हैं क्रीम सेपरेटर। क्रीम अलहदा करना, मशीन क्या है, क्रीम, ये दिखाई हुई क्रीम सेपरेटर। बहुत से जदीद प्लांट्स ग़िज़ाई अशिया में चिकनाई के अज़्ज़ा की मिक़दार को कंट्रोल करने के लिए सेपरेटर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बीच में चिकनाई ना हो, तो क्या करते हैं, उसको सेपरेटर में डाल। एक सेपरेटर तेज़ी से घूमने वाली मशीन है।
इसके काम करने का असूल वही है जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन का है। इसमें एक बड़ा प्याला होता है जिसमें दूध डालकर इसे तेज़ से घुमाया जाता है, जिसके बायस दूध के जो भारी अज्जा हैं वो बाहर की तरफ और हल्के अज्जा अंदर की तरफ यानी एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। दूध के दूसरे अज्जा के मुकाबले में मक्खन या क्रीम हल्के होते हैं, इसलिए मक्खन के बगैर दूध स्किम्ड मिल्क प्याले की बैरूनी दीवारों से बाहर निकाल लिया जाता है। हल्के अज्जा क्रीम मरकज़ी एक्सिस की तरफ धकेल दिए जाते हैं या जहाँ इन्हें एक पाइप के ज़रिए हासिल कर लिया जाता है।